आज हम 9 अप्रैल की घटनाओं को ही परत दर परत खोलकर देखेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक तरफ एक बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और दूसरी तरफ देश के अंदर तरक्की भी हो रही थी। तो सफर शुरू होगा मिडल ईस्ट से, जहां एक बहुत नाजुक सीज फायर हुआ। फिर देखेंगे कि इस एक खबर ने दुनिया भर के बाजारों में कैसी हलचल मचा दी। इसके बाद हम भारत की तरफ आएंगे, जहां पॉलिटिक्स और पॉलिसीज अपनी ही रफ्तार से चल रही थीं। और आखिर में हम भविष्य की तरफ देखेंगे कि कैसे इन सब मुश्किलों के बीच भी आगे बढ़ने के रास्ते बन रहे थे। तो दिन की सबसे बड़ी खबर आई मिडिल ईस्ट से। वहां करीब 40 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच जबरदस्त तनाव चल रहा था और फिर अचानक एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि 2 हफ्तों के लिए संघर्ष रोका जा रहा है और इसका क्रेडिट लेते हुए कहा कि ईरान को बातचीत की टेबल पर वही लाए हैं। पर ये जो उम्मीद थी ना, वो कुछ ही घंटे टिकी। मतलब सुबह सुबह तो युद्ध विराम की घोषणा होती है और रात होते होते वो ना सिर्फ टूट जाता है, बल्कि लड़ाई और भी भयानक तरीके से शुरू हो जाती है। इससे पता चलता है कि ग्राउंड पर सिचुएशन कितनी कितनी ज्यादा अनस्टेबल थी। इन सारी राजनीतिक और मिलिट्री चालों के पीछे एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही थी। इन 40 दिनों के संघर्ष में 3,500 से ज्यादा जानें गईं और इनमें से 2,000 से ज्यादा लोग तो अकेले ईरान में थे। मतलब हर हमला, हर टूटा हुआ समझौता किसी ना किसी परिवार को तबाह कर रहा था। और जैसे ही लड़ाई की आग दुबाना भड़की, उसका आर्थिक झटका पूरी दुनिया के बाजारों में महसूस किया गया। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट देखते ही देखते एक बड़ी इकोनॉमिक स्टोरी में बदल गया। बाजार का जो रिएक्शन था, उसने एक सीधी सी बात सामने रख दी। जब संघर्ष होता है तो अनिश्चितता बढ़ती है और कीमतें भी। लेकिन जैसे ही शांति की जरा सी भी उम्मीद दिखती है, इन्वेस्टर्स का भरोसा लौट आता है और बाजार को राहत मिलती है। और इसका असर देखिए कितना तेज और जबरदस्त था। जैसे ही सीज फायर की खबर आई, भारत का सेंसेक्स उछल गया। पाकिस्तान के बाजार ने तो एक ऐतिहासिक छलांग लगा दी और कच्चे तेल की कीमतें पिछले 6 सालों में एक दिन में इतनी कभी नहीं गिरी थीं। अब दुनिया में जब इतनी उथल-पुथल हो, तो भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए फौरन कुछ बड़े कदम उठाए। ईरान से तेल खरीदना फिर से शुरू किया गया। देश के अंदर ही नए तेल क्षेत्र विकसित करने का फैसला हुआ और ज़रूरी इंडस्ट्रीज के लिए एक्स्ट्रा एलपीजी का भी इंतजाम किया गया। हर फैसला भविष्य की अनिश्चितताओं से बचने के लिए था। तो एक तरफ तो दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट पर थीं, लेकिन दूसरी तरफ भारत के अंदर लोकतंत्र की अपनी ही धड़कन थी। यहाँ पर पॉलिटिक्स, पॉलिसी और चुनाव सब अपनी तेज रफ्तार से चल रहे थे, मानो दुनिया की उथल-पुथल का कोई खास असर ही ना हो। ये दिन देश के अंदर भी बड़े फैसलों का दिन था। एक तरफ लोग राज्यों में वोट डाल रहे थे, तो दूसरी तरफ रिजर्व बैंक और केंद्रीय कैबिनेट देश की आर्थिक दिशा तय करने वाले बड़े फैसले ले रहे थे। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि देश के लेवल पे जो हो रहा था वो अलग अलग राज्यों में जमीन पर कैसा दिख रहा था। एक ही दिन में भारत की विविधता और चुनौतियां सब एक साथ। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज थी। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से अटकलें लगने लगीं कि शायद राज्य में सरकार बदल सकती है। इससे एक पॉलिटिकल अनिश्चितता का माहौल बन गया। उधर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर एक दुखद घटना की वजह से हिंसा की चपेट में था। 2 बच्चों की मौत के बाद तनाव इतना बढ़ गया कि 5 जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। आम जिंदगी पूरी तरह से रुक गई थी। इसी बीच मध्य प्रदेश में सरकार का फोकस किसानों पर था। उनके लिए नई सब्सिडी का ऐलान हुआ और साथ ही गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू हुई। ये राज्य की एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए एक बहुत जरूरी कदम था। और उत्तर प्रदेश में लोग एक अलग ही तरह की मुश्किल से जूझ रहे थे। पिछले हफ्ते आए जबरदस्त तूफान और ओलों ने बहुत तबाही मचाई। न सिर्फ फसलों को नुकसान हुआ, बल्कि दुख की बात है कि 15 लोगों की जान भी चली गई। लेकिन इन सारी राजनैतिक उथल-पुथल और प्राकृतिक आपदाओं के बीच उसी एक दिन भारत के भविष्य की नींव भी रखी जा रही थी। तरक्की की कुछ ऐसी कहानियां थीं जो एक बड़ी राष्ट्रीय जीत का इशारा कर रही थीं। दिन की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल अनाउंसमेंट्स में से एक थी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से जुड़ी। अब ये सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा जादुई चूल्हा है जो जलने के लिए जितनी लकड़ी लेता है, उससे ज्यादा लकड़ी बना देता है। देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये एक गेम चेंजर था।
और देखिए इसकी अहमियत कितनी बड़ी है। भारत ने इसे पूरी तरह से मतलब 100% अपनी टेक्नोलॉजी से बनाया और चालू भी कर दिया। ये एक इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है कि इससे भारत दुनिया का सिर्फ दूसरा देश नहीं बनता जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, बल्कि ये हमारी आने वाली कई पीढ़ियों की बिजली की ज़रूरतें भी पूरी कर सकता है। सोचिए, एक तरह से एनर्जी की चिंता ही खत्म। और ये जो पॉजिटिव मोमेंटम था वो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं था। वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की आर्थिक ताकत पर अपना भरोसा दिखाया। उन्होंने न सिर्फ भारत के विकास का अनुमान बढ़ाया, बल्कि भारत को पूरे साउथ एशिया के लिए ग्रोथ का मेन इंजन तक कह दिया। तो ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब दुनिया संघर्ष में फंसी हो तो कोई देश अपनी तरक्की का रास्ता कैसे ढूंढता है? 9 अप्रैल की कहानी ये दिखाती है कि एक देश एक ही समय में दुनिया भर की उथल-पुथल का सामना भी कर सकता है और अपने भविष्य की मजबूत नींव भी रख सकता है। शायद यही लचीलापन और संतुलन आगे बढ़ने का असली तरीका है,